हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद जी के सेकंड लेक्चर को कवर करेंगे। ठीक है, सेकंड लेक्चर के तहत हमारा ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है, पूरा जो यूनिट है, इनके जो विचार हैं हम पूरी तरह कवर कर लेंगे सेकंड लेक्चर में पूरी तरह। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो फर्स्ट लेक्चर को आप देख लें, तभी ये वीडियो आपके लिए सही रहेगी। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने कई सारी बातें की थी। मुख्य तौर पर हम यहाँ पर जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उनकी सामाजिक धार्मिक विचारों को पढ़ रहे हैं, राजनीतिक विचारों को पढ़ रहे हैं, सामाजिक सुधार से संबंधित क्या विचार थे इनके, इसको पढ़ रहे हैं, राष्ट्रवाद से संबंधित क्या विचार थे, इसको पढ़ रहे हैं, मानववाद से संबंधित क्या विचार थे, जितने भी इनके विचार थे धर्म को लेकर, इन सभी की बातें हम कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमने काफ़ी बातें की थी। मानवतावाद के से संबंधित बातें हो गई थी, समाज में जो कुरीतियाँ वगैरह थी, वर्ण व्यवस्था वगैरह, उससे संबंधित बातें हो गई थी, स्वतंत्रता से संबंधित बातें हो गई थी, और अब हम बात कर रहे हैं धर्म से संबंधित। हालांकि धर्म लिखा है ये, लेकिन फिर भी कई सारी बातें हैं, कई सारी चीज़ें जो आपको समझनी है यहाँ पर। तो प्लीज़ यहाँ पे पूरा देखिए वीडियो को, ताकि सारी बातें आप समझ सकें। और अगर थोड़ा कुछ वर्ड स्लिप हो जाए मुझसे तो प्लीज़ उसके लिए क्षमा करना, क्योंकि एक लंबी वीडियो बनानी पड़ रही है, एक के बाद एक वीडियो लगातार बना रहा हूँ, तो थोड़ा माउथ सूख जाता है थोड़ा। तो हम अब आगे बढ़ रहे हैं। हम तो धर्म का संदेश, ये टॉपिक है छोटा सा यहाँ पे, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम कई सारी बातें जानेंगे। तो विवेकानंद का दृढ़ विश्वास था कि धर्म भारत के लोगों के जीवन का आधार है। हमारे समाज का पतन पाखंड, अंधविश्वास, झूठ और अज्ञान के कारण हुआ है, धर्म के कारण नहीं। यहाँ पे एक कॉमन सी बात बताऊंगा। आपको पता है, जब कभी भी बात आती है कि क्या धर्म को राजनीति से दूर रखना चाहिए, तो इस पर आप क्या विचार रखेंगे? कुछ बच्चे कहेंगे कि यार धर्म, सर जो धर्म है उसको हमें हमेशा ही राजनीति से दूर रखना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ बच्चे भी होंगे जो कहेंगे कि नहीं, भारत के कॉन्टेक्स्ट में हम धर्म को राजनीति से या पॉलिटिक्स से दूर नहीं रख सकते। ऐसा क्यों है? यहाँ पे बात को समझिए। देखो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा अलग सा बता रहा हूँ मैं। देखो, जब हम बात करते हैं ना यूरोप की, तो यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा याद रखना, यूरोप में ना धर्म और राजनीति को अलग अलग रखा जाता है। एक तरफ धर्म, जैसे कि मान लो एक यहाँ पे दीवार है, और एक तरफ इस दीवार के एक तरफ धर्म है और एक तरफ राजनीति। कहने का मतलब ये है, धर्म और राजनीति के बीच में स्पष्ट रूप से बंटवारा है। लेकिन आज भी अगर हम देखें भारत में, तो भारत में ऐसा बंटवारा नहीं है। सरकार कई बार धार्मिक रीति रिवाजों को मनाती है, हालांकि वो धर्मनिरपेक्ष कॉन्टेक्स्ट में मनाती है, और कई बार किसी धर्म विशेष से संबंधित कोई भी सुरक्षा वगैरह प्रदान करती है। सुरक्षा कैसी? जैसे कि कई बार तीर्थ यात्रा वगैरह पे लोग जाते हैं तो उन्हें वीज़ा वगैरह में मदद करती है सरकार। कई बार जो मतलब दूसरे देशों में जाते हैं, जैसे कि धर्म वगैरह से संबंधित दूसरे देशों में, कोई जैसे मक्का मदीना हो गया, जाते हैं, इतने समय से जा रहे थे लोग, तो कई बार सरकार मदद कर रही थी लोगों की। कई बार भारत में के अंतर्गत कई सारे तीर्थ स्थल हैं, तो वहाँ पर सिक्योरिटी देती है सरकार, सुरक्षा वगैरह प्रदान करती है। कई बार मंदिरों वगैरह के निर्माण में पैसा देती है सरकार। तो इस क्या है, ये सिंपल सी बात है कि भारत में धर्म और राजनीति को अलग नहीं रखा गया। हालांकि ये बात अलग है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ की धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि भारत के अंतर्गत किसी भी धर्म को एक ऊंचा या एक नीचा नहीं समझा जाएगा, सभी धर्मों को समान माना जाएगा। और भारत की धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि धर्म और राजनीति अलग है। तो भारत में धर्म सभी को एक समान, मतलब जो भारत में जो सरकार होगी वो सभी धर्मों को एक समान दृष्टिकोण से देखेगी, चाहे वो धर्म कोई सा भी हो। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, एक चीज़ आपको मैं समझा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं रखा गया भारत में। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, देखो, भारत एक ऐसा देश रहा है जहाँ पर धर्म का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस कैसे? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये वाला धर्म नहीं। धर्म का मतलब है कर्तव्य। प्राचीन काल से ही भारत में धर्म कर्तव्य के रूप में राज्य के साथ, सरकार के साथ, राजा के साथ जुड़ा है। आपने राजधर्म का नाम सुना होगा। राजधर्म का क्या मतलब था? कि राजधर्म के द्वारा ही शासन चलाया जाता था। मतलब ये कि धर्म के द्वारा ही शासन चलाया जाता था। और उस धर्म को हम कैसे अलग कर सकते हैं देश से? क्योंकि हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है धर्म। धर्म, आपने कई बार कहा होगा कि मेरा धर्म है कि मैं
अपनी पढ़ाई अच्छे से करूं, मेरा धर्म है कि अपनी मम्मी पापा की सेवा करूं। तो ये जो धार्मिक जो वाक्य हमारे मुंह पर आते हैं, ये कैसे हैं? ये हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। ये कर्तव्य के रूप में आप यहाँ पे धर्म को समझ सकते हो। और इसीलिए भारत में गांधी जी ने भी साफ तौर पर धर्म को और भारतीय सरकार से अलग रखने की बात नहीं कही थी। इन्होंने कहा था कि धर्म को हमें साथ लेकर चलना है, राजनीति से जोड़कर चलना है धर्म को। तो यहीं पर विवेकानंद जी कहते हैं, अब आपको सारी बातें समझ में आएंगी। अब विवेकानंद जी कहते हैं कि जो धर्म है वो भारतीय लोगों के जीवन का आधार है, उसे हम अलग नहीं कर सकते। बस हमारे समाज को किसने बुरा बनाया, किसने बेकार बनाया? तो हमारे समाज को जिसने बेकार बनाया वो है पाखंड, वो है अंधविश्वास, वो है झूठ, वो है अज्ञान। तो ये प्रमुख कारण है। धर्म के कारण हमारे समाज का पतन नहीं हो रहा, पतन हो रहा है तो वो हो रहा है पाखंड के कारण, अंधविश्वास के कारण, झूठ के कारण और अज्ञान के कारण। कई लोग कहते हैं ना कि ये धर्म वगैरह है, इसने हमारे समाज को बिगाड़ दिया। तो यही चीज़ ये कहते हैं कि धर्म में नहीं बिगाड़ा, बल्कि कुछ बुराइयां हैं आ गई हैं समाज में, उसने हमारे समाज को बिगाड़ा है या एक पतन किया है। लोगों के उत्थान के लिए धर्म में उनकी आस्था को पुष्ट करना जरूरी है, परंतु स्वामी जी यह भी मानते हैं कि जब तक लोगों की गरीबी और दुख दर्द को दूर नहीं किया जाता, उन्हें धर्म का उपदेश देना व्यर्थ है। तो आगे विवेकानंद जी यही कहते हैं कि जो धर्म है, अगर हम चाहते हैं कि लोगों का उत्थान हो, लोगों का विकास हो, तो धर्म में उनकी आस्था होनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये भी कहते हैं विवेकानंद जी कि देखो, लोगों को धर्म की शिक्षा तभी देनी चाहिए जब उनके दुख दर्द, उनकी गरीबी दूर हो। तो पहले गरीबी और दुख दर्द दूर होने चाहिए, तभी हम उन्हें धर्म का उपदेश दे सकते हैं। देखो, एक भूखा व्यक्ति है, आप उसे अपने धार्मिक रीति रिवाज कितने भी बताओ, आप उसे कहो कि हमारा धर्म है कि हम कभी झूठ ना बोलें, हमारा धर्म है कि हर मनुष्य का धर्म है कि वो कभी चोरी ना करे, लेकिन एक भूखा व्यक्ति क्या करेगा? उसे तो रोटी जिस तरह से मिलेगी वो रोटी लेना चाहेगा, चाहे झूठ बोले चाहे चोरी करे। तो आप भूखे व्यक्ति को उपदेश नहीं दे सकते, आप पहले उसकी भूख मिटाओ, तब उसे उपदेश दो तो अच्छा लगेगा। ये विवेकानंद जी ने कहा। ठीक है। शिकागो कहाँ पर है? कमेंट करके ना बताएं, मैं बता देता हूँ आपको, अमेरिका में, आपको पता भी होगा। शिकागो के सर्वधर्म सम्मेलन में जहाँ अन्य वक्ता अपने अपने धर्म के गुणों का बखान कर रहे थे, वहाँ विवेकानंद ने यह अनोखा विचार रखा कि सभी धर्म समान हैं, क्योंकि सब धर्मों का लक्ष्य, या धै मतलब होता है लक्ष्य, ठीक है, सभी धर्मों का लक्ष्य एक जैसा है। सब धर्म एक ही ईश्वर के प्रति आस्था जगाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार एक ही ब्रह्म या परमात्मा प्रत्येक मनुष्य में विराजमान है। अतः मनुष्य के बीच केवल प्रेम और सेवा का संबंध ही हो सकता है, अन्य कोई संबंध नहीं हो सकता। वस्तुतः सभी धर्म मानव जाति को एकता के सूत्र में बांधने की मांग करते हैं। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने अपने धर्म का पालन करते हुए अन्य सब धर्मावलंबियों के प्रति आदर का भाव रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब शिकागो का सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी गए थे, अमेरिका में ये जगह है, तो वहाँ पर सभी ने अपने अपने धर्म का गुणगान किया। जितने भी धर्म के व्यक्ति वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने सभी ने अपने अपने धर्म का गुणगान किया, कहा हमारा धर्म बहुत अच्छा है, हमारे धर्म में ये है, मेरे धर्म में ये है, मेरे धर्म में वो है। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद जी जाते हैं तो वो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं कि सभी धर्म समान हैं, सभी धर्म एक जैसे हैं, सभी धर्म एक ही ईश्वर या एक ही लक्ष्य की ओर इशारा करते हैं, सभी धर्म एक ही ईश्वर के प्रति आस्था जगाते हैं, सभी धर्म समान हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के अनुसार एक ही भगवान है, जो मतलब सभी मनुष्यों में विराजमान है। यहाँ पर एक ही भगवान का मतलब है जो एक सर्वोच्च वो है। हालांकि बहुत सारे भगवानों को माना जाता है हिंदू धर्म में, लेकिन एक जो सर्वोच्च सत्य है वो एक है और वो सभी मनुष्य में विराजमान है। तो मनुष्य में प्रेम की बात इन्होंने शिकागो में जाकर की। इन्होंने कहा कि मनुष्य में केवल प्रेम और सेवा का संबंध है। ऐसा नहीं कि किसी को दास बना दिया जाए, किसी को निम्न स्तर दिया जाए। और मानव जाति में हमेशा मतलब इन्होंने मांग की कि मानव जाति में एकता स्थापित हो। इन्होंने देखो दोस्तों, पूरी दुनिया की ही बात कर डाली। इन्होंने जब सम्मेलन में गए थे तो वहाँ पर इन्होंने पूरी दुनिया के लिए ही बात की, और सभी तो इनके लिए तालियां पूरे हॉल में बजने लगी थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने सभी के लिए बात कर दी। इन्होंने पूरी मानव सभ्यता को एक साथ जोड़ने का बात इन्होंने मांग की।
और सभी के प्रति आदर भाव व्यक्त करना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। उन्होंने भारत की गरीबी को और विश्व मत का ध्यान आकर्षित करते हुए यह तर्क दिया कि ये संपूर्ण मानवता के लिए चिंता का विषय है। अपनी आध्यात्मिक परंपरा की दृष्टि से भारत जितना संपन्न है, भौतिक समृद्धि की दृष्टि से वे उतना ही विपिन है, यानी कि गरीब है। परंतु दूसरी ओर पश्चिमी समाज भी सर्वगुण संपन्न नहीं है। देखिए दोस्तों, जो विवेकानंद जी थे, इन्होंने भारत की गरीबी की ओर विश्व का ध्यान खींचा। इन्होंने कहा कि ये हमारी नहीं, सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। भारत आध्यात्मिक परंपरा की अगर हम बात करें, मतलब कि भारत में ज्ञान बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम भारत की समृद्धि को देखें, जो भौतिक रूप से भारत की समृद्धि है, कितना भारत संपन्न है, तो वो नहीं है। भारत उतना संपन्न नहीं था उस समय, तो वैसे भी क्योंकि अंग्रेज आ गए थे और कई सारी टेक्नोलॉजी वगैरह जो थी वो कमियां थी भारत में, तो इसकी ओर इन्होंने इशारा किया। इन्होंने दूसरी तरफ कहा कि ना, मतलब भारत ही कमज़ोर नहीं है, बल्कि अगर हम पश्चिम को देखें, जो यूरोपीय देश हैं, जो अमेरिका है, वो भी सर्वगुण संपन्न नहीं है। वो भी ऐसा नहीं कि सब कुछ है वहाँ पर। इन्होंने कहा वहाँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंधाधुंध विकास के कारण नई तरह का संकट पैदा हो गया है। वहाँ निरंतर भय, संशय, शक, प्रतिस्पर्धा और असंतोष का वातावरण माहौल बना हुआ है। वहाँ शक्ति और संपदा अर्जित करने की जो अदम्य, एक जो अनलिमिटेड लालसा, एक इच्छा पनप रही है, एक जो लालचपन है वो पनप रहा है, उसने साम्राज्यवाद और वाणिज्यवाद जैसी अमानवीय प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। पश्चिम की भौतिकवादी सभ्यता, भौतिकवादी का मतलब है जो मटेरियल पर ज़्यादा फोकस करती है, पैसा हो गया, संपत्ति हो गई, धन दौलत, ऐशो आराम, इस पर जो ज़्यादा फोकस करती है वो सभ्यता। तो भौतिकवादी सभ्यता को इन सब बुराइयों के निवारण के लिए पूर्व के आध्यात्मिक रंग में रंगने की ज़रूरत है। तभी पश्चिम के लोगों के मन और आस्था को सच्ची प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ समझिए, आध्यात्मिक और भौतिक सभ्यता में क्या अंतर है। आध्यात्मिक सभ्यता का मतलब है ये है कि भारत को आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सन्यास ज़्यादा दिखाई देगा। सन्यास का मतलब है, हालांकि बुराइयाँ बहुत रही हैं भारतीय समाज में, लेकिन आप अच्छाइयाँ देखेंगे तो हमारे जो ग्रंथ वगैरह रहे हैं उन्होंने सिखाया है कि इच्छा अपनी लिमिट में रखो, ज़्यादा लालच ना करो किसी चीज़ का, हमेशा कम से कम चीज़ों में भी अपना गुजारा चलाने की पूरी कोशिश करो। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमें कम से कम मटेरियल में, कम से कम चीज़ों में भी सुखी रहने या खुश रहने के लिए हमें तत्पर मतलब उत्सुकता प्रदान करती हैं। आध्यात्मिक सभ्यता यही है कि हम कम से कम चीज़ों में भी खुश रहने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि भारत में हम देखेंगे तो बहुत सारे लोगों की कहानियाँ मिलेंगी जिन्होंने कई सारी चीज़ों को त्याग दिया। कई सारे राजा महाराजा भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने बड़े बड़े राजमहल भी त्याग दिए। तो ये आध्यात्मिक सभ्यता रही है ज़्यादातर। हालांकि भारत में समृद्धि बहुत रही है, वो बात अलग है कि समय समय पर उसमें काफ़ी कम होती गई समृद्धि, लेकिन समृद्धि भी रही है। भौतिकवादी सभ्यता उस समय यूरोप को कहा गया क्योंकि वहाँ पर उस समय ज़्यादा ही धन संपत्ति की बात हो रही थी बस। तो विवेकानंद जी ने कहा कि जो भौतिकवादी सभ्यता है, पश्चिम की जो सभ्यता है, इससे बहुत ज़्यादा समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। ये सर्वगुण संपन्न नहीं है। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा उन्नति तो करी है पश्चिमी देशों ने, लेकिन कई सारी समस्याएं पैदा हो गई हैं समाज में वहाँ के। जैसे कि वहाँ पे अंधाधुंध जो निरंतर भय का जो माहौल बना हुआ है वो काफ़ी ख़तरनाक है। संदेह का माहौल बना हुआ है। लोगों ने आपस में काफ़ी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन करना शुरू कर दिया है। एक असंतुष्टि का वातावरण तैयार हुआ है और वहाँ पर शक्ति और संपदा अर्जित करने के पीछे लोग भाग रहे हैं। और इन्हीं सब कारणों के कारण वहाँ साम्राज्यवाद जैसी एक बेकार जो चीज़ है उसका जन्म हुआ, जिसके तहत दूसरे देशों को गुलाम बनाया जाने लगा। तो ये एक अमानवीय प्रवृत्ति रही है। वाणिज्यवाद का जन्म हुआ, जिसके कारण मतलब व्यापार में बस लोगों को प्रॉफिट कमाने से मतलब रहा। तो कई सारी समस्याएं पैदा हुई, इनकी ओर इशारा किया विवेकानंद जी ने। इसके साथ ही भारत को पश्चिम से यह सीखना चाहिए, इन्होंने कहा कि भारत को ये भी सीखना चाहिए पश्चिम से कि अपने अज्ञान और जड़ता से ऊपर उठकर नए वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर अपनी निर्धनता को कैसे दूर किया जाए। क्योंकि यहाँ पे मतलब जो यूरोप रहा था वो भी तो अमीर तो नहीं था, लेकिन वो अमीर बना कैसे, वहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, कई सारी तकनीकों इन्होंने विकसित कर ली यूरोपीय देशों ने।
यूरोप ने, अमेरिका ने कई सारी तकनीक विकसित की, जिसके कारण आगे चलकर फिर वहाँ उनका विकास हुआ। तो इसी तरह से यहाँ पे कहा गया विवेकानंद जी के द्वारा कि भारत ये सीख ले सकता है कि किस तरह से विज्ञान और अपने ज्ञान को बढ़ाकर और एक अच्छी विवेक का ज्ञान अपनाते हुए, वैज्ञानिक ज्ञान को अपनाते हुए अपनी निर्धनता को कैसे दूर किया जाए। संक्षेप में भारत को पश्चिम से मुख्यतः ये बातें सीखनी होंगी। पहली बात है कि जनसाधारण की दशा के प्रति गहरा सरोकार, मतलब जो जनता है, आम जनता, उसकी दशा की ओर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही सामाजिक जीवन में स्त्रियों का सम्मान, क्योंकि स्त्रियों के प्रति अन्याय बहुत ज़्यादा था भारतीय समाज में, तो इसीलिए कहा गया कि यूरोप की से थोड़ा सीखना चाहिए कि सामाजिक जीवन में स्त्रियों का सम्मान किया जाए। हालांकि यूरोप में भी इतना ज़्यादा सम्मान नहीं था स्त्रियों का, आगे चलकर वो बढ़ता गया, आंदोलन वगैरह हुए। इसके अलावा संगठन की क्षमता विकसित करने के तरीके, किस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन विकसित किया जा सकता है, किस तरह एकता स्थापित की जाती है, क्योंकि जो ये छोटे छोटे जो यूरोपीय देश थे, साइज़ में तो छोटे थे, लेकिन इनके लोगों के अंदर एकता काफ़ी थी, और उसी एकता के बल पर यूनाइट होकर ही इन्होंने दूसरे देशों को गुलाम बनाया। संगठन की क्षमता को विकसित करने के तरीके, भौतिक समृद्धि प्राप्त करने के उपाय, जो भौतिक समृद्धि, जो धन संपदा है, उसको प्राप्त किया जाए। तो ये सारी चीज़ें यूरोप से सीखनी चाहिए भारत को, ऐसा विवेकानंद जी ने कहा। तो यहाँ पे हमने कई सारी बातें कर ली। अब हम बात करते हैं यहाँ पर समाजवाद का सार तत्व। ये क्या था, जल्दी से इसकी भी बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं ये क्या है। सारी चीज़ें आपको दोस्तों समझ में आएंगी, बस वीडियो प्लीज़ पूरा देखते रहिए। शुरू में लगता है कि कुछ चीज़ें आपको नहीं आएंगी समझ में, लेकिन आ जाएंगी। आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें। समाजवाद का सार तत्व, जल्दी से मैं पढ़कर आपको समझाता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने समाजवाद में, देखो मैं पढ़ता इसलिए हूँ ताकि आपको सारी बातें नॉलेज मिले, ऐसा नहीं कि मुझे आता नहीं है यहाँ पे क्या लिखा है, लेकिन फिर भी एक बार सारी चीज़ें आपको पता चलें, इसीलिए यहाँ पे रीड किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद ने समाजवाद में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए इसकी संकल्पना अपने ढंग से विकसित की है। उन्होंने भारत की आध्यात्मिक परंपरा को समकालीन सामाजिक आर्थिक चिंतन और आंदोलन के साथ मिलाने का प्रयत्न किया है। भारत की निर्धनता के प्रति उनके मन में जो चिंता थी, उसने उन्हें समाजवाद की ओर आकर्षित किया। अतः उन्होंने यह घोषणा की कि मैं समाजवादी हूँ, इसलिए नहीं कि मेरी दृष्टि में यह कोई सर्वगुण संपन्न प्रणाली है, बल्कि इसलिए कि भूखे रहने से तो आधी रोटी पा लेना अच्छा है। संपदा के वितरण की वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत धनवान व्यक्ति या धनवान अधिक धनवान हो जाते हैं और निर्धन अधिक निर्धन हो जाते हैं। समाजवाद इस व्यवस्था को बदलने की राह दिखाता है। देखिए दोस्तों, समाजवाद के ऊपर क्या विचार रहे थे यहाँ पर, समाजवाद के ऊपर इन्होंने काफ़ी बातें की स्वामी विवेकानंद जी ने समाज के बारे में, तो इसको हमें पढ़ना ज़रूरी है। स्वामी विवेकानंद जी ने समाजवाद के ऊपर कुछ अलग ही यहाँ पर विचार रखे हैं, इनको आप समझिए। क्योंकि उस समय जो पूंजीवादी व्यवस्था ज़्यादा प्रबल हो रही थी और समाजवादी व्यवस्था के प्रति स्वामी विवेकानंद ने एक आकर्षण दिखाया। आकर्षण इसलिए दिखाया क्योंकि इनका मानना था कि समाजवाद सभी को कुछ ना कुछ देता है। मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति भूखा मर जाएगा समाजवाद में, कम से कम व्यक्तियों को खाना पीना मिलेगा। खाने पीने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होगा कि सभी व्यक्तियों का खाना कोई एक व्यक्ति खा ले। जैसे कि आज हम देखते हैं कि जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं, भारत की बात कर लो, भारत के जो सबसे अमीर व्यक्ति, अगर 2 व्यक्ति भी ले लो, भारत के सबसे अमीर जो 2 व्यक्ति हैं, उनके पास इतना पैसा है कि जितना पैसा भारत की 20% जनसंख्या के पास नहीं होगा। मैं अभी एक पक्का आंकड़ा नहीं दे रहा, बट नॉर्मली कहा जाता है कि भारत के 1% लोगों के पास भारत की जनसंख्या का पूरा 50% से ज़्यादा पैसा है। भारत की 1% जनसंख्या के पास, और जो 50% जो 99% जो जनसंख्या है उसके पास 50% पैसा है, तो कितना फ़र्क है ना। सोचो, 1% लोग 50% पैसे पर राज कर रहे हैं और 99% लोग 50% लोग पैसे पर जी रहे हैं। हालांकि ये भी सही से जी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनके अंदर और भी गरीबी है, गरीबी के अंदर गरीबी आ रही है। तो वो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे वही फ़र्क यहाँ पे अच्छा नहीं लगा विवेकानंद जी को। इन्होंने कहा कि मैं समाजवादी हूँ इसलिए कि ये सर्वगुण संपन्न है। ऐसा नहीं है कि ये समाजवाद सर्वगुण संपन्न है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसलिए मैं समाजवादी हूँ क्योंकि कम से कम इसमें भूखे तो नहीं रहेगा कोई, उसे आधी रोटी तो मिल ही जाएगी, पूरा ना सही लेकिन आधी तो मिल जाएगी। तो ये सारी बातें थी। विवेकानंद की दृष्टि में समानता का सिद्धांत समाजवाद का मूल मंत्र है। भारत की वेदांत परंपरा के अंतर्गत किसी भी वर्ग या समूह के किसी तरह के विशेषाधिकारों को मान्यता नहीं दी गई है, अतः हम यहाँ से समाजवाद की प्रेरणा ले सकते हैं।
तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने समाजवाद की प्रेरणा कहाँ से ली? वेदांत से ही ले ली। इन्होंने कहा कि वेदांत में समानता की बात की गई है, और जो वैदिक मतलब वेदांत वगैरह से संबंधित जो ग्रंथ वगैरह रहे हैं वहाँ पे समूह में समानता वगैरह की बात की गई है, विशेषाधिकारों को मान्यता नहीं दी गई है। और यहाँ से प्रेरणा लेते हुए इन्होंने समाजवाद को प्रमुखता से सामने रखा। विवेकानंद के अनुसार आदर्श समाजवादी समाज में किसी के आर्थिक शोषण की कोई गुंजाइश नहीं होगी। उसमें अन्न उगाने वाले को स्वयं भूखा नहीं रहना पड़ेगा, वस्त्र उगाने वाले बुनने वाले को स्वयं नंगा नहीं रहना पड़ेगा, जूता सिलने वाले को स्वयं नंगे पैर नहीं चलना पड़ेगा, सफाई करने वाले को स्वयं गंदगी में नहीं रहना पड़ेगा। विवेकानंद की दृष्टि में उच्च जातियों के मुकाबले निम्न जातियों की कार्यक्षमता बहुत ज़्यादा है और वे आत्मनिर्भर जीवन जीने में पूरी तरह समर्थ हैं। देखिए, एक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि समाजवाद का यहाँ पे सिंपल सा अर्थ लेकर चलते हैं विवेकानंद जी। ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह मार्क्सवाद की तरह बात करें कि जो मार्क्स कहते हैं, कार्ल मार्क्स की पूरी तरह जो समाजवाद है स्थापित किया जाए समाजवाद को और क्रांति का प्रयोग किया जाए, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे सिंपल से साफ आसान शब्दों में एक साधारण समाजवाद की बात करते हैं विवेकानंद जी। ये कहते हैं कि समाजवाद के कारण कम से कम सबको रोटी मिलेगी, खाना पीना मिलेगा सबको, भले ही आधा मिले थोड़ा मिले लेकिन मिलेगा, ऐसा नहीं कि कोई भूखा रह जाए। और यहाँ पे कहते हैं कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें, यहाँ पे आप थोड़ा समझिए। ये कहते हैं कि कम से कम समाजवाद में किसी का शोषण नहीं होगा, कोई एक्सप्लॉइट नहीं होगा। ऐसा इसलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप इसको समझिए। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। जो व्यक्ति गंदगी साफ़ करता है, जो झाड़ू पोछा लगाने वाला, हकीकत में आप देखिए जो व्यक्ति होगा वो जहाँ रहता होगा वो अपना, भले ही वो दूसरों के लिए सड़कों पर गंदगी साफ़ करे लेकिन वो गंदगी में रहता है। आप देखेंगे वो जिस इलाके में रहता है वो झुग्गी झोपड़ी से रहने वाला ही व्यक्ति नॉर्मली होता है। तो आप यहाँ पर बात को समझिए, बात कितनी गहराई तक मन को छूती है कि सफाई करने वाला व्यक्ति गंदगी में नहीं रहेगा समाजवाद में, कम से कम। क्योंकि आखिर हकीकत में ऐसा होता भी आज के टाइम पर हम देखते हैं। जो व्यक्ति, आपको पता है चप्पल कौन बनाता था, जूता वगैरह पहले के टाइम पे कौन बनाते थे? जो मोची होते थे ना, आज भी वही बनाते हैं। वैसे कंपनियां आ गई हैं, बात अलग है। लेकिन जो मोची जाति रही है वो कहाँ से संबंधित है? वैसे मोची कोई भी बन सकता है, लेकिन मोची जाति नॉर्मली पहले शूद्र वगैरह हुआ करती थी, मतलब एक निम्न कास्ट जूता बनाती थी। लेकिन वही जो सबसे नीची जाति के लोग जो जूता बनाते थे, उन्हीं को समाज में जूता पहनने नहीं दिया जाता था, चप्पल भी पहननी नहीं दी जाती थी समाज में। हकीकत है। आप फ़िल्में भी देखते हैं तो फ़िल्मों में भी कई बार ऐसा चीज़ें दिखाई गई हैं। हालाँकि वो कितनी कठोर रही वो उस पे हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फिर भी ऐसा रहा है कि समाज में जो व्यक्ति जूता बनाता था वो जूता नहीं पहन सकता। तो यहाँ पे इन्होंने कहा, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक तो पैसे के कारण व्यक्ति नहीं पहन पाता, गरीब है, वो भले ही जूता बनाता है, मोची है, लेकिन पैसा नहीं है उसके पास कि वो पहन पाए। और दूसरी बात, भारतीय समाज के कॉन्टेक्स्ट में ही सिर्फ बात करूँ मैं, तो यहाँ पे तो सामाजिक वो रही है, वर्ण व्यवस्था वगैरह, तो उसके लिए नियम वगैरह भी बनाए गए थे, तो इसलिए भी व्यक्ति नहीं पहन सकता था। ये अमीरों के शौक माने जाते थे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। उच्च जातियाँ युगों से सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी समानता स्थापित करने की मांग करता है। उच्च जातियाँ, यहाँ थोड़ा नोट्स में थोड़ा गलती हो गई यहाँ पे, बस सिंपल सी बात है कि जो राजनीतिक, यहाँ पे नोट्स में थोड़ी गलती हुई दोस्तों। यहाँ पे देखिए, जो विवेकानंद जी थे वो सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक इन सभी क्षेत्रों में समानता की बात करते हैं। वो कहते हैं कि चाहे समाज हो वहाँ पर समानता होनी चाहिए। वो कहते हैं चाहे राजनीति हो, चाहे राजनीति का मतलब चाहे शासन से संबंधित कोई काम हो, राजा चुनने से संबंधित कोई काम हो, या राजपाट चलाया जा रहा है, सैनिकों की नियुक्ति हो रही, कुछ भी हो राजनीतिक से संबंधित, तब भी उसमें भी समानता हो। पूजा पाठ, आध्यात्मिक चीज़ें उस वहाँ पर भी समानता होनी चाहिए, ऐसी मांग की जाती है विवेकानंद जी के द्वारा। भारत में समाजवाद लाने के लिए हिंसात्मक क्रांति की ज़रूरत नहीं है। देखो, साफ साफ कहते हैं ये कि भारत में क्रांति की कोई ज़रूरत नहीं है। और विवेकानंद जी, आप मानकर याद रखना, ये 19वीं शताब्दी से संबंधित हैं। उस समय कार्ल मार्क्स वगैरह आ चुके थे, ठीक है। हालांकि कार्ल मार्क्स इनसे पहले के ही हैं। इसका उदय सांस्कृतिक चेतना और परस्पर सम्मान की भावना से होगा। उन्होंने समाजवाद को व्यक्तिवाद के विपरीत रूप में देखा, पूंजीवाद के विपरीत रूप में नहीं। जो सिद्धांत व्यक्ति के साध्य और समाज का साधन मानता है वह व्यक्तिवाद है। इसके
विपरीत जो सिद्धांत समाज को साध्य और व्यक्ति का साधन मानता है वह समाजवाद है। दूसरे शब्दों में समाजवाद वह व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने हित, अपने लक्ष्य और अपने व्यक्तित्व को समाज के हित, समाज के लक्ष्य और ध्येय को लक्ष्य बोलते हैं, ठीक है, और अस्तित्व में विलीन कर देता है। देखिए दोस्तों, नोट्स यहाँ पे थोड़े डिफिकल्ट है, आसान भाषा में समझो। जो विवेकानंद जी जिस समाजवाद की बात करते हैं वो कहते हैं कि ऐसा नहीं कि भारत में क्रांति लाई जाए, आराम से लाया जा सकता है। भारत में सांस्कृतिक रूप से या परस्पर सम्मान की भावना विकसित कर कर लोगों में एकता स्थापित करके, एकजुट करके लोगों को समाजवाद में स्थापित किया जा सकता है। और समूह वगैरह लोग आपस में बनाएं, समूह वगैरह के थ्रू समुदाय की भावना हो लोग में, समाजवाद इसी तरह भारत में स्थापित हो जाएगा। यहाँ पर ये समाजवाद को पूंजीवाद के विपरीत रूप में नहीं देखते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम समाजवाद को पूंजीवाद के विपरीत रूप में देखते हैं, लेकिन विवेकानंद जी समाजवाद को पूंजीवाद के विपरीत रूप में नहीं देखते, ये व्यक्तिवाद के रूप में देखते हैं। ये कहते हैं कि समाजवाद व्यक्तिवाद का विपरीत रूप है, उल्टा है। व्यक्तिवाद एक सिंगल पर्सन की बात करता है कि एक अकेला व्यक्ति है, वो अपना कुछ भी करे, उन्नति करे, चाहे वो अमीर बने, कैसे भी रहे। समाजवादी मतलब सभी व्यक्ति साथ लेकर चलना है, समुदाय की भावना हो। तो ये सिंपल सी बात थी, यहाँ पे ज़्यादा डिफिकल्ट आप ना कीजिए। समाजवाद जनसाधारण की उन्नति की मांग करता है और इसका मुख्य साधन शिक्षा है। सच्ची शिक्षा वह है जो चरित्र का निर्माण करती है, बुद्धि बल को बढ़ाती है और मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाती है। जनसाधारण को शिक्षा का अमृत पिलाने के लिए भारत के शिक्षित वर्ग को आगे आना चाहिए। तो समाजवाद जनसाधारण की उन्नति की मांग करता है, ये विचार रहा था विवेकानंद जी का, और इसके तहत शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। एक अच्छी शिक्षा, एक सही ज्ञान ही लोगों के चरित्र का निर्माण करता है, उनके बुद्धि बल का निर्माण करता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर शामिल थी, और मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाता है। तो यहाँ पे हमने समाजवाद से संबंधित सारी बातें कर ही ली। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष एक बार हम देख लेते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा बड़ा निष्कर्ष नहीं होगा, निष्कर्ष हमें काफ़ी कुछ समझाएगा। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत और दर्शन से जो आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त की, उसे उन्होंने मानवता की सेवा का रूप दे दिया। यह सेवा स्वार्थ साधन से हटकर देश की सेवा या राष्ट्र सेवा के रूप में आरंभ होती है और संपूर्ण मानवता की सेवा की प्रेरक शक्ति बन जाती है। इस तरह राष्ट्रवाद और मानववाद का आधार तैयार हो जाता है। स्वामी जी ने आध्यात्मिक स्वतंत्रता के विचार को भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता की प्रेरक शक्ति बना दिया है। दोस्तों, विवेकानंद जी ने बात की मानववाद की बात की, इन्होंने मानव मात्र से प्रेम की बात की, इन्होंने कहा कि मानव की सेवा की जाए, तो मानवता की सेवा की बात की। अब इन्हीं सब के चलते राष्ट्रवाद की विचारधारा को एक आधार मिला भारत में एक लोगों के बीच, समाज में एक एकता स्थापित हुई, यूनिटी स्थापित हुई। समाज में जो वर्ण व्यवस्था वगैरह है, इसके खिलाफ और भी ज़्यादा कठोर विरोध सामने आए। तो ये सारी चीज़ें स्वतंत्रता के लिए भारत की काफ़ी एक प्रेरक शक्ति साबित हुई। इनके जो भी प्रयास थे, इनकी जो भी बातें थी, ये एक प्रेरक शक्ति साबित हुई। इन्होंने भारतीय वेदांत और दर्शन को सामने लाया, इन्होंने जो अच्छाइयाँ थी उसको साफ तौर पर सामने लाया। और देखो, एक प्रमुख व्यक्ति आप कह सकते हो जो अच्छे अच्छे तर्क दे सकते थे। जैसे अगर नॉर्मली कहा जाए तो वो तो ऐसा दौर चल रहा था कि यूरोप ही सब कुछ था। मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर के बताया था, यूरोप ही सब कुछ था उस समय, तो ऐसा चल रहा था 19वीं शताब्दी के दौर में। लेकिन ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने विचारों से, जिन्होंने कई सारे अंग्रेजों को भी प्रभावित किया। साफ तौर पर इन्होंने बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व किया, हिंदू धर्म का स्पेशली प्रतिनिधित्व किया, लेकिन भारतीय पूरी की पूरी जो संस्कृति रही है उसका प्रतिनिधित्व किया, उसका जवाब दिया, तर्क दिए हर चीज़ के पीछे। साथ में जो बुराइयां थी उसका डटकर विरोध भी किया। बिल्कुल एक ऐसा इंसान जो कि बिल्कुल इतने कॉन्फिडेंस के साथ हर चीज़ को सामने लाया। आप कल्पना नहीं कर सकते हम लोग कि कितना बड़ा योगदान इनका रहा है भारत में। अब भारतीयों को अपने संस्कृति के ऊपर गर्व होना शुरू हुआ, तभी जाकर एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के रूप में सभी व्यक्ति इकट्ठे हुए। विवेकानंद को व्यावहारिक राजनीति से कोई सरोकार नहीं था। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के नैतिक आधार को खुली चुनौती नहीं दी, परंतु भारतीय संस्कृति का वर्चस्व स्थापित करके उन्होंने विदेशी शासन को निरर्थक सिद्ध कर दिया। कहने का मतलब है, वो राजनीति से संबंधित तो नहीं थे विवेकानंद जी, लेकिन फिर भी उन्होंने और साफ तौर पर जब भारतीय संस्कृति के वर्चस्व को स्थापित किया, जब भारतीय संस्कृति को दिखाया कि भारतीय संस्कृति अपने आप में पूर्ण संस्कृति है, एक उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, तब जाकर उसने विदेशी शासन के जो अर्थ है उसको निरर्थक घोषित कर दिया, सिद्ध कर दिया।
कहने का मतलब है जी, ये जो विदेशी, ये जो अंग्रेज़ थे, वो क्यों आए थे भारत में? वो कहते थे कि हम भारतीयों को सिविलाइज़ करने आए हैं, सभ्य बनाने आए हैं, ठीक है? सिविलाइज़ करने आए हैं मतलब भारतीय लोगों को सभ्यता देने आए हैं, भारतीय लोगों को अच्छा बनाने आए हैं, सभ्य। बट इन्होंने जब भारतीय संस्कृति के वर्चस्व को स्थापित किया तो साफ तौर पर हो गया कि भारतीय संस्कृति तो अपने आप ही पहले से ही काफ़ी अच्छी है, सभ्य है, वो अपने कंप्लीट सभ्यता है भारतीय सभ्यता, जिसके कारण विदेशी शासन का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। राजनीति में प्रत्यक्ष अभिरुचि ना रखते हुए भी स्वामी जी ने सांस्कृतिक क्षेत्र में भारत के यूरोपीयकरण का विरोध किया। जो संस्कृति में जो यूरोपीयकरण हो रहा था उसका विरोध किया इन्होंने, यूरोपीय विचारों मतलब जो यूरोपीय तौर तरीके अपनाए जा रहे थे उसका विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि हमें अपनी विशिष्ट प्रकृति के अनुरूप अपना विकास करना चाहिए। दूसरों की प्रथाएं उन्हीं के लिए अच्छी हो सकती हैं, परंतु हमें हमारे समाज पर थोपना उपयुक्त नहीं होगा। पश्चिम के अंधाधुंकरण से हम अपना उद्धार नहीं कर सकते। धर्म और आध्यात्मिकता हमारे राष्ट्रीय जीवन का आधार स्तंभ है, अतः इन्हीं के आधार पर हमें सामाजिक पुनर्निर्माण करना चाहिए। देश सेवा को आध्यात्मिक आधार प्रदान करने के लिए विवेकानंद ने भारत माता की संकल्पना भगवती के रूप में की है, एक देवी के रूप में, आराध्य देवी के रूप में इन्होंने भारत माता की संकल्पना की है। देखिए दोस्तों, भारत में जो यूरोपीयकरण हो रहा था, जो पश्चिमी चीज़ें जो बढ़ रही थी, पश्चिमी चीज़ों का मतलब है जो यूरोपीय जो कल्चर बढ़ रहा था, हालांकि आज हम देख रहे हैं, हम आज भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसे अपना रहे हैं, तो उसका इन्होंने विरोध किया। विरोध का इन्होंने समझाया, इन्होंने कहा कि हर संस्कृति का अपना एक मतलब महत्व है और भारतीय संस्कृति भारतीय लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है और उसी में लोग अपना विकास कर सकते हैं। अगर हम दूसरे देश की संस्कृति को अपनाएंगे तो उससे हमारा कोई विकास नहीं होगा। दूसरे देश की जो संस्कृति है वो दूसरे देशों के लोगों के लिए ही अच्छी है। इन्होंने यूरोपीय संस्कृति को बेकार नहीं कहा, इन्होंने कहा यूरोपीय संस्कृति या जो वेस्टर्न कल्चर है वो वेस्टर्न लोगों के लिए ही, या जो यूरोपीय लोग हैं, जो अंग्रेज़ हैं, जो ब्रिटेन के जो लोग हैं या दूसरे देशों के जो लोग हैं, उन्हीं के लिए उनकी संस्कृति अच्छी है, लेकिन हमारे लिए अच्छी नहीं है वो। और ये जो, तो ये सारी बातें थी। उनका ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण है कि गर्व से कहो मैं भारतीय हूँ, सारे भारतीय मेरे बंधु हैं। बंधु मतलब भाई हैं। चाहे उनमें कोई दरिद्र हो, कोई पतित हो, दरिद्र मतलब कोई चाहे कितना ही गरीब हो, कोई दबा कुचला व्यक्ति हो जिसे बहुत ही ज़्यादा सताया गया हो, चाहे कोई संपन्न हो या माननीय हो, कोई सम्मानजनक व्यक्ति हो, कोई बड़ा आदमी हो, हर कोई मेरा बंधु है। भारत की मिट्टी मेरे लिए परम स्वर्ग है और भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है। तो इन्होंने दोस्तों देखो किस तरह से भारतीय समाज का उद्धार का इन्होंने एक आधार बनाया। कितना बड़ा योगदान है इनका कि इन्होंने भारत में जो लोग हैं, भारतीय जो युवा थे, जो लोग थे, उनके अंदर गर्व की भावना पैदा की। इन्होंने कहा कि गर्व से कहो हम भारतीय हैं। कितनी अच्छी चीज़ें की कि हम सभी भाई हैं और भारत के कल्याण में ही मेरा कल्याण है। इन्होंने भारतीय धरती को भारत माता का दर्जा दिया। स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्र के पुनरुत्थान का दायित्व वैसे तो हिंदू धर्म को सौंपा, फिर भी उनका विश्वास था कि जात पात, आस्था, धर्म इत्यादि के पीछे जिस मनुष्य का अस्तित्व पाया जाता है वह किसी तरह के भेदभाव को स्वीकार नहीं करता। इस तरह उन्होंने सच्चे मानववाद और विश्व बंधुत्व, एक पूरा भाई मतलब पूरे विश्व स्तर पर सभी लोगों को भाई मानना, अपना बंधुत्व मानना, अपना सगा मानना के आदर्शों को बढ़ावा दिया। विवेकानंद ने राष्ट्रीय विचारधारा को जो मोड़ दिया, उसने श्री अरविंद, विपिन चंद्र, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जैसे राष्ट्र पुरुषों के चिंतन के लिए उपयुक्त आधार भूमि तैयार की। तो देखिए दोस्तों, ये जो स्वामी विवेकानंद जी के ये जो विचार थे, इन्हीं सब विचारों ने, यहाँ पे एक पाल गलत आ गया, इन्हीं सब विचारों ने आगे चलकर राष्ट्रीय विचारधारा को आगे बढ़ाया। और जो अलग अलग जो दूसरे जो लीडर आए भारत में सामने, उन्होंने इनके विचारों से काफ़ी कुछ सीखा और इन्होंने वो शुरुआत कर दी थी। वैसे तो शुरुआत काफ़ी समय पहले हुई, लेकिन फिर भी उसी टाइम पीरियड के आसपास हो रही थी शुरुआत, लेकिन इनका जो योगदान था वो काफ़ी बड़ा योगदान माना जाता है। और फिर इन्हीं के विचारों से आगे मतलब कई सारे लीडर्स ने इन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने का मतलब है कि एक आधार सभी लीडरों को मिला, जैसे कि अरविंद यहाँ पे हैं और विपिन चंद्र पाल हैं, यहाँ तक कि गांधी जी जो हैं, ये जो राष्ट्र पुरुष वगैरह रहे हैं, इन्होंने इनके चिंतन से, ये जो विवेकानंद जी थे, इनके चिंतन से एक आधार प्राप्त किया
और आगे भारतीय सभ्यता को, भारतीय संस्कृति को अच्छा दिखाने का, अच्छा बताने का या गर्व महसूस कराने का पूरा जिम्मा उठाया। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब है कि बहुत बड़ा योगदान था। देखो किस तरह से, अगर आप खुद सोचो, भारतीय संस्कृति में यूरोपीयकरण अगर पूरी तरह हो जाता तो इससे तो भारतीय लोगों को नुकसान है ना। अगर हम भारतीय चीज़ें ना खरीद कर यूरोपीय चीज़ें खरीदेंगे तो भारतीय उद्योगों को भी नुकसान है, भारतीय समाज को भी नुकसान है। तो किस तरह से उस समय, उस टाइम पर इन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया भारतीय समाज में सुधार का भारतीय समाज में भारतीय लोगों को एक ऐसा मार्ग दिखाया जिससे कि वो अपनी संस्कृति पर, अपने देश पर गर्व करें और ऐसा महसूस कराया कि ये जो भारत देश है वो हमारी माता है। माता का दर्जा देने का मतलब है कि इसे स्वतंत्र कराओ। विवेकानंद जी ने साफ तौर पर तो नहीं कहा कि आप लड़ाइयाँ लड़ो या स्वतंत्र कराओ अपने देश को। इन्होंने एक एहसास करा दिया भारतीय लोगों को कि ये देश आप लोगों का है, हमारा है और हम अपना शासन खुद चला सकते हैं। अंग्रेज़ों की ज़रूरत हमें नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने हमें दिखा दी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थी और आगे चल के इन्हीं सब प्रयासों के चलते भारत देश आज़ाद हुआ और एक पूरा एकता का सूत्र भारत में स्थापित हुआ। हालाँकि इन्होंने हिंदू धर्म के अंतर्गत कई सारे काम किए, लेकिन फिर भी इन्होंने मानव की बात की थी। तो चाहे मानव किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, फ़र्क नहीं पड़ता। सभी मानव की प्रेम भावना हो और मानव सेवा पर इन्होंने बल दिया। तो यहाँ तक हमने विवेकानंद जी का जो आपका ये जो यूनिट थी इसको हमने पूरी तरह ख़त्म कर लिया है। पूरी तरह हमने पढ़ लिया लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अगर आपने देख लिया तो कोई भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आसानी से कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।